दोस्तों, हम अपनी उम्र के 20 से 25 वर्ष पढ़ाई करते हैं ताकि हम कुछ अच्छा करके कमा सकें। इतनी लंबी स्टडी करके हम नौकरी भी लग जाते हैं और पैसा भी कमाने लग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इतनी लंबी पढ़ाई करके भी ये नहीं सीख पाते कि इन कमाए हुए पैसों को मैनेज कैसे किया जाए। दोस्तों, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्सनल फाइनेंस का ये वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने पर्सनल फाइनेंस को लेकर अलर्ट हो जाओगे और अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, टिप नंबर 1 है सेविंग अकाउंट इज़ नॉट गुड। अगर आप भी ये सोचते हैं कि पैसा कमाओ और उसे सेविंग अकाउंट में भरते जाओ तो आप 100% गलत हैं। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? दोस्तों, इन्फ्लेशन नाम की एक दीमक होती है जो आपके पैसों की वैल्यू को समय के अनुसार कम करती रहती है। जैसे कि आज एक बिस्किट का पैकेट है जिसकी कीमत 10 रुपये है, अगर आने वाले 2 वर्ष के बाद में उसकी कीमत बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तो ये 12 रुपये की कीमत इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। जनरली एवरेज इन्फ्लेशन की रेट 6% एनुअल होती है और आपका बैंक आपको देता है 3 से 3.5%। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा पड़ा हर साल 2-2.5% से कम हो रहा है। इसलिए पॉइंट नंबर 1 का यही कंक्लूजन निकलता है कि बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आपको इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है। टिप नंबर 2 है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर कुछ समय पहले तक देखा जाए तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बस रियल एस्टेट की तरफ देखते थे, लेकिन आज के समय में आपके पास में इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना अतिरिक्त पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब हुआ दोस्तों, वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप अपनी यंग एज में हैं तो आपको अपनी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट में इनिशियल कैपिटल का काफ़ी महत्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी 25 वर्ष की उम्र में 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जिसे आप प्रत्येक वर्ष मात्र 500 रुपये से बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि आप इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां आपको सालाना 12% के एनुअलाइज रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, 55 वर्ष की उम्र में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 44.10 लाख रुपीज़, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 3.05 करोड़ रुपीज़। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 वर्ष और यानी कि 60 वर्ष की उम्र तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी 5.64 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि मात्र 5 वर्ष में ही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू में 2.6 करोड़ रुपीज़ का अंतर आ चुका है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसकी जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए। तीसरी टिप है एसेट वर्सेज लायबिलिटीज़। दोस्तों, ये वीडियो पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, इसलिए आपको एसेट और लायबिलिटीज़ को वैसे ही मैनर में समझना होगा। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार एसेट वो चीज़ें होती है जो आपको कुछ वैल्यू देती है या आपको कुछ पैसा कमा कर देती है, जैसे कि स्टॉक्स या आपका कोई ब्लॉग। इस प्रकार एसेट का सीधा सा मतलब देखा जाए तो एसेट आपको पैसा बना कर देती है। दूसरी ओर लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे कि कोई लोन या कार। दोस्तों, आप अपनी कार को एसेट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको कोई पैसा कमा कर नहीं देती, बल्कि मेंटेनेंस और पेट्रोल के नाम से आपसे खर्ची करवाती है। इसलिए अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना है तो आपको एसेट और लायबिलिटीज़ में बहुत बड़ा अंतर पैदा करना होगा। यानी कि आपके पास में एसेट बहुत अधिक होनी चाहिए जो आपको इनकम ला कर दे, और लायबिलिटीज़ कम से कम होनी चाहिए जो आपके पैसे बर्बाद करती है। टिप नंबर 4 है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेज। दोस्तों, पैसा हम सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि पैसों को सही ढंग से मैनेज नहीं करना। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वे इनकम या सैलरी आते ही उसे उड़ाना चालू कर देते हैं, जैसे कि नए कपड़े, नया फ़ोन और कई अनाप शनाप खर्चे, और लास्ट में हमारे पास में क्या बचता है? जीरो। इस समस्या का एकमात्र उपाय है, जैसे ही आपको सैलरी रिसीव हो आप तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये मंथली है
और आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सैलरी रिसीव होते ही तुरंत 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देने चाहिए या उस 5,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से निकाल लेना चाहिए, जो कि किसी अलग बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अब आपको ये मानकर चलना है कि आपकी सैलरी मात्र 15,000 रुपये है और आपको उसी से अपना खर्चा चलाना है। दोस्तों, अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। 5th और लास्ट टिप है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। मान लेते हैं कि आप कंटिन्यू बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे प्रतिवर्ष बढ़ाते भी हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपकी एक गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना। दोस्तों, हेल्थ इमरजेंसी कभी भी पूछकर नहीं आती है। घर में अचानक हेल्थ इमरजेंसी आ जाने पर आपकी पूरी सेविंग का कबाड़ा हो सकता है, साथ में कर्ज होने की संभावनाएं भी रहती है। इसलिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए जो आपकी सेविंग को बचाने में काम आएगा। साथ ही आपको टर्म इंश्योरेंस को भी सीरियसली लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको टर्म इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, या तो आप वो करो जो सभी करते हैं, कमाओ, उड़ाओ और ज़रूरत पड़ने पर लोन लो और उसका हैवी इंटरेस्ट चुकाओ, या फिर आप वो करो जिसे करने में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, कमाओ फिर इन्वेस्ट करो और ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो। इन्वेस्टमेंट से आपकी इतनी वेल्थ बन जाएगी जो आपके बच्चों की पढ़ाई, शादी और आपकी रिटायरमेंट लाइफ को बिना किसी लोन के कंप्लीट कर देगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पर्सनल फाइनेंस को 5 टॉपिक्स में डिवाइड करके समझा। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट इज नॉट गुड, सेकंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, थर्ड एसेट वर्सेस लायबिलिटीज, फोर्थ इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस और फिफ्थ हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।